अक्सर जब हमारे गुर्दे या जो हमारी किडनीज़ है ये काम करना बंद कर देती है, जिसे हम रीनल फेलियर कहते हैं या लेमन लैंग्वेज में किडनी फेल हो जाना हम कहते हैं। इस स्थिति में हमें 2 चीज़ें एडवाइस की जाती है। एक तो होता है कि रीनल ट्रांसप्लांट मतलब एक किसी हेल्दी पर्सन की किडनी निकाल कर पेशेंट को लगाई जाती है ऑपरेशन के द्वारा, या फिर पेशेंट को कंटिन्यूअस डायलिसिस सजेस्ट किया जाता है, जिसमें किसी पेशेंट को हर 10 दिन 15 दिन में या फिर किसी पेशेंट को हर 8 दिन में या हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस कराना ज़रूरी हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेदा में इस रीनल फेलियर के लिए या जिसे हम किडनी फेल हो जाना जिसे हम कहते हैं, इसके लिए काफ़ी अच्छे मेडिसिनल ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें आपको किसी भी सर्जरी या फिर किसी भी डायलिसिस की ज़रूरत अक्सर नहीं पड़ती है। मेरा नाम है डॉक्टर अनुपम ढवले, गोदावरी हेल्थ केयर यवतमाल की ओर से आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से। और आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर के बारे में, और साथ ही मैं आप लोगों के साथ हमारे सेंटर के द्वारा जो भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स हुए हैं उनमें से कुछ जो पेशेंट हैं उनके हिस्ट्री, उनके जो रिपोर्ट्स है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अब मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप रीनल फेलियर या किडनी फेलियर के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, इससे संबंधी अगर आपके कोई प्रश्न है, इससे संबंधी अगर आप कोई मदद चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि जब भी कोई ऑर्गन या जब भी कोई अंग अपना काम करना बंद कर देता है, तो यहाँ सबसे जो प्राइम चीज़ जो हुई है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हुई है वो है उस अंग का, या वो अंग जिस धातुओं से बना हुआ है। जैसे कि हमारे सप्त धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। हमारा पूरा जो शरीर है, शरीर का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल यूनिट जो हमारे शरीर का है वो है हमारे सप्त धातु। इन्हीं सप्त धातुओं से हमारा शरीर बना हुआ है। हर अंग जो है हमारा इन धातुओं के कुछ सार भागों से बना हुआ है। सार भाग को अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं कि दूध का दही बनता है, दही से फिर मक्खन निकलता है मथने से, और मक्खन से जो घी बनता है तो घी को हम कह सकते हैं दूध का सार भाग हम कह सकते हैं। घी जो हुआ ये दूध का सार भाग हुआ, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म इस तरह से हो गया। ऐसे ही हमारे जो अंग प्रत्यंग बने हुए, हमारे फेफड़े है, हमारा हृदय है, हमारा यकृत है मतलब लीवर है, हमारे गुर्दे मतलब किडनी हो गया, हर अंग प्रत्यंग जो है ये इसी तरह के धातुओं के सार भाग से बना हुआ है। अब मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपके सप्त धातुओं में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, जो कि अक्सर हमारे दोषों के कारण होती है, या फिर हमारे शरीर के जो मल है उनका ठीक से निस्सरण नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में जो हमारे सप्त धातुओं में जो गड़बड़ी होती है उसके फलस्वरूप जब हमारा कोई ऑर्गन या कोई अंग अगर काम करना बंद कर देता है तो हम उसे कहते हैं ऑर्गन फेलियर। जैसे कि इस स्थिति में हम देख रहे हैं हमारा जो किडनीज़ है, हमारे जो गुर्दे हैं, ये फेलियर कैसे होते हैं। दूसरी चीज़ जो आयुर्वेद कहता है कि जब भी कोई अंग फेल होता है या जब भी कोई अंग अपना काम करना बंद कर देता है, तो वहाँ की जो अग्नि है, जैसे हम मानते हैं कि हमारा एक जठराग्नि है जो जठर के अंदर है, जिसके कारण हमें भूख लगती है, अन्न का पचन होता है। अब मान लीजिए कि जठर अग्नि अगर आपका ख़त्म हो गया या पूरी तरह से नष्ट हो गया, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, और अगर आप जो भी खाओगे वो उसका पचन नहीं होगा, वो हजम नहीं होगा। इसका मतलब आपका जो जठर है, आपका जो स्टमक है, उसने अपना कार्य करना बंद कर दिया है। इसी तरीके से जब भी कोई अंग अपना कार्य करना बंद कर देता है, उस अंग की जो अग्नि है ये पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, और वो अंग जिन धातु परमाणुओं से बना हुआ है वो धातु क्वालिटेटिवली, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो सही से आपके शरीर में जो है वो बन नहीं पा रही है। वो प्रॉपरली वो जो धातु है उनका चयापचय, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से नहीं हो रहा है। इस कारण जो है हमारे जो अंग है वो कई बार फेल हो जाते हैं या अपना काम करना बंद कर देते हैं, और यही बात आपकी किडनीज़ के साथ होती है अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा। अब इस बात के लिए हमारे पास काफ़ी सारे एक वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में अवेलेबल है, जिसमें कि अगर
धातुओं की क्षीणता के कारण अगर कोई अंग फेल हुआ है, कोई अंग ने अगर अपना कार्य करना बंद कर दिया है, तो हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि हमारे जो गुर्दे हैं, हमारे जो किडनीज़ है, किन धातुओं से बने हुए हैं। तो उन धातुओं के वर्धन की चिकित्सा इसमें की जाती है, उन धातुओं के अग्निवर्धन की कुछ सेपरेट चिकित्सा इसमें की जाती है, उस अंग के अग्नि के वर्धन की भी इसमें चिकित्सा करना ज़रूरी होता है। जब भी हम आयुर्वेद के सिद्धांत के बेसिस पर अगर हम किसी भी डिसीज़ की चिकित्सा करते हैं, किसी भी रोग की चिकित्सा करते हैं, तो यहाँ हमें कुछ आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली बात तो आयुर्वेद कहता है कि संक्षेपतः क्रिया योगे निदान परिवर्जनम, मतलब जिस कारण से वो रोग हुआ है उस कारण को पहले दूर करो। अब जो कारण है रोगों के, वो या तो बाह्य कारण हो सकते, बाहरी कारण हो सकते हैं, या अभ्यंतर कारण हो सकते हैं, मतलब आपके शरीर के अंतर्गत कारण भी इसमें हो सकते हैं। अब बाह्य कारणों में अगर देखा जाए तो ये बहुत आसान है, जैसे कि कोई ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट इसमें हो सकते हैं, कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को हो सकते हैं, पेशेंट की गलत आदतें हो सकती है, ड्रिंकिंग हैबिट्स हो सकती है, स्मोकिंग हैबिट्स हो सकती है, पेशेंट के बॉडी के ऊपर जो है आउटर टॉक्सिन्स का बहुत ज़्यादा हैवी लोड अगर आ रहा है किसी कारण से, उसकी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। तो ये जो भी कारण है ये बाहरी कारण हो गए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो है हमारा अभ्यंतर कारण, कि हमारी प्रकृति कैसी है, पेशेंट की प्रकृति कैसी है, उसके सप्त धातु का जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो क्या कहता है, क्वालिटेटिवली उसके सप्त धातु कैसे है, क्या वो सातों के सातों धातु एक उचित प्रमाण में और उचित क्वालिटी में उसके शरीर में मौजूद है, उसके अग्नि कैसे है, उसमें जठराग्नि कैसा है, उसके धात्वाग्नि कैसे है। तो जब भी हम किसी भी ऑर्गन फेलियर के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, स्पेशली जो रीनल फेलियर है, जो किडनी फेल है, ऐसे पेशेंट में सबसे पहले हमें उस पेशेंट का प्रकृति परीक्षण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक उस पेशेंट की प्रकृति बैलेंस नहीं होगी तब तक आप उसे जो भी दवाई दोगे वो सभी के सभी जो दोष है उसको शांत करने में ही वो दवाई वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए पेशेंट का प्रकृति परीक्षण इसमें बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि उसके सप्त धातुओं का परीक्षण हमें करना पड़ता है कि किन धातुओं से जो है उसके शरीर में उसके जो किडनीज़ है उनकी उत्पत्ति हुई है, उन धातुओं का परीक्षण हमें बड़े अच्छे से करना ज़रूरी है। तो सप्त धातु का सार परीक्षण इसमें करना हमें ज़रूरी होता है, धातु सारत्व परीक्षण हमें करना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आयुर्वेद जो कहता है कि जब भी कोई अंग अपना काम करना बंद कर देता है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब भी कोई अंग अपना काम करना बंद कर देता है, ऐसे में उस अंग की जो अग्नि है ये पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब अग्नि नष्ट हो चुकी है, यहाँ दो प्रिंसिपल्स को हमें अप्लाई करना है। एक तो अग्नि नष्ट हो चुकी है, इसलिए वो जो अंग है उसका कार्य बंद हो चुका है। अब वो अग्नि को हमें बढ़ाना भी है, लेकिन उस अग्नि को बढ़ाने के लिए जो भी दवाइयाँ हम पेशेंट को दे रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिए कि उस अंग की जो अग्नि है ये नष्ट हो चुकी है। हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को दवाई दिए जा रहे हैं, वो दवाई उस अंग तक पहुंच रही है, लेकिन उस अंग की अग्नि जो है ये पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब वो अंग वहाँ तक दवाई तो पहुंच गई, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आयुर्वेदा में जो है हम ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो जिनका पहले से पचन हो चुका है, तो ऐसी दवाइयाँ इसमें यूज़ की जाती है। या फिर दवाइयों का पहले सूक्ष्मीकरण करके सूक्ष्म आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है इनका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाइयों का जो सिलेक्शन है ये पेशेंट के प्रकृति के अनुसार किया जाना चाहिए कि उसकी प्रकृति कैसी, उसका धातु सारत्व कैसा है, पेशेंट का बल कैसा है, उसका अग्नि बल कैसा है, उसके अनुसार जो है उसकी दवाइयों का सिलेक्शन किया जाता है। जो दवाइयाँ हैं हमारे सेंटर पे हम लोग हमारे हाथों से उन दवाइयों को हम बनाते हैं। और जैसे कि आयुर्वेद कहता है कि हर पेशेंट को जो है एक सेपरेट पेशेंट के तौर पे ट्रीट किया जाना चाहिए, एज ए सेपरेट पेशेंट। हर एक डिसीज़ को हर एक पेशेंट को एक स्वतंत्र व्याधि के तौर पे ट्रीट किया जाना चाहिए। उस हिसाब से जो है पेशेंट के सप्त धातु का परीक्षण होता है, प्रकृति परीक्षण होता है, विकृति परीक्षण, अग्नि परीक्षण, फॉलोड बाय कि पेशेंट का जो है पेशेंट के लिए कौन सी दवाइयाँ उसको फिर लगेगी, उस हिसाब से जो है दवाइयों का कॉम्बिनेशन इसमें बनाकर पेशेंट को दिया जाता है। और जो रिज़ल्ट्स है ये बहुत अमेजिंग है। हर साल हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट हर महीने आते रहते हैं, और इसमें से जो है कुछ केसेस में आज आपके साथ यहाँ डिस्कस भी करने वाला हूँ, जिन्हें लगता है कि
जो किडनी फेलियर है उसके ऊपर सिर्फ डायलिसिस या फिर सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट यही एक इलाज है। उन लोगों के साथ मैं आज कुछ 2-3 केसेस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ये उन कई सारे केसेस में से है जो कि थोड़े से चैलेंजिंग केसेस थे मेरे लिए, तो वो केसेस मैं आज आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि किडनी फेलियर जो है, रीनल फेलियर जो, इसमें मोटा मोटा सा 2 तरह के रीनल फेलियर हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होता है कि जिसे हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट का मतलब है कि सडन ऑनसेट हो जाना, जैसे आप पानी में गए और आपको सर्दी हो गई तो इसको बोला जाता है एक्यूट डिसीज़। और दूसरा होता है कि क्रॉनिक, मतलब जो लंबे समय से चलने वाले डिसीजेस है, जैसे वात व्याधियाँ है। बहुत सारे लोगों में जो है जॉइंट पेन वगैरह जैसी चीज़ें कुछ सालों से चल रही है, चले जा रही है, धीरे धीरे जो है हमारे सप्त धातु क्षीण होते जा रहे हैं और धीरे धीरे जो है वो जो डिसीज़ है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो उसको बोला जाता है क्रॉनिक डिसीज़। और एक होता है कि एक्यूट। एक्यूट मतलब सडन ऑनसेट हो जाता है। अब एक्यूट रीनल फेलियर के जो कारण है वो है एक तो ट्रॉमा, कि ट्रॉमा के कारण हो सकता है कि वहाँ अगर कहीं कुछ आघात हो गया, कहीं अगर उसको जख्म हो गई, कहीं अगर उसको कुछ लग गया, उसके कारण वहाँ पे अगर कोई इन्फ्लामेशन हुआ है, सूजन वगैरह आई है, तो इसके कारण वहाँ रीनल फेलियर हो सकता है। दूसरा कि इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कभी कभी जो है कुछ दवाइयों के जो रिएक्शंस पेशेंट को आ जाते हैं, कभी जो कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट पेशेंट को देखने को मिलते हैं, तो उसके कारण भी जो है हमें एक्यूट रीनल फेलियर पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है पेशेंट में अगर कभी कभी कुछ एक्सट्रीम अगर कुछ ऐसा कर लिया है, फॉर एग्जांपल कहीं पार्टी में गया और बहुत ज़्यादा हेवी ड्रिंक कर लिया, किसी ने ड्रग्स वगैरह ले लिए, तो ऐसे में भी जो है कुछ पेशेंट में हमें एक्यूट रीनल फेलियर के जो है सिम्टम्स हमें मिल जाते हैं। तो ये हो जाता है एक एक्यूट रीनल फेलियर। दूसरा होता है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर, मतलब इसमें जो है एक लॉन्ग टर्म हमें हिस्ट्री मिलेगी कि कुछ ड्रग्स है, जैसे पेन किलर्स है या कुछ और भी मेडिसिन्स है, इसका सेवन अगर पेशेंट बहुत सालों से अगर कर रहा है, तो इसमें भी जो है धीरे धीरे जो है उस पेशेंट के सप्त धातु क्षीण होने लगते हैं, धातु क्षय हमें पेशेंट में देखने को मिलता है, उसकी जो अग्नि है ये धीरे धीरे कम होती जाती है। और इस कारण जो है पहले तो धातु क्षीणता है, फिर ऐसे पेशेंट में अक्सर हमें जो है पेशेंट में वेट लॉस हमें देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन पेशेंट का कम है, खून की कमी हमें देखने को मिलती है। पेशेंट कहता है कि उसे बहुत जल्दी थकान आ जाती है, उसको एनर्जी की बहुत कमी रहती है और लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें उसकी चलती आ रही है। तो इस तरह के जो है सिम्टम्स हमें अगर पेशेंट बताता है तो ये क्रॉनिक रीनल फेलियर के भी सिम्टम्स कई बार हो सकते हैं। बिकॉज किडनी फंक्शन ऐसा है कि हम अक्सर उसे चेक नहीं करते, कोई भी जो हम अक्सर जो चेक करते हैं मोस्टली हम सीबीसी चेक करते हैं कि जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन देखते हैं। हार्ट पेशेंट है तो मोस्टली लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं, शुगर पेशेंट हो तो HbA1c एंड शुगर चेक करते हैं, लेकिन किडनी की तरफ कई बार हमारा ध्यान नहीं होता है। तो ऐसे में जो है कई बार कुछ पेशेंट जो है हमें एज ए क्रॉनिक रीनल फेलियर के भी इसमें मिल सकते हैं। तो दोनों तरह के जो पेशेंट्स हैं, चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, तो किडनी डिसीज़ को हम कैसे पहचानें? किडनी डिसीज़ को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि एक तो रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन यहाँ किया जाना चाहिए। और दूसरा कि हम किडनी फंक्शन टेस्ट इसमें करते हैं, KFT जिसको बोला जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। ये 2 तरह के अगर परीक्षण हम अगर करते हैं, इससे हमारे हम जो किडनी है उसकी सेहत के बारे में हमें पता चलता है। अगर आपके किडनी फंक्शन टेस्ट में अगर आपका सीरम क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ है, जो कि अक्सर 1.25 या 1.40 तक नॉर्मल रहता है, वो अगर 1.5 या 1.8 से अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है, किडनी का जो फंक्शन है ये हैम्पर हो रहा है। मैंने देखा है कि हमारे पास ही खुद कुछ ऐसे भी पेशेंट है जिनका सीरम क्रिएटिनिन 18 तक बढ़ा हुआ था, 18 तक बढ़ा हुआ था, फिर भी वो ठीक हो गए। दूसरा होता है कि हमारा जो यूरिया है, ब्लड यूरिया, क्योंकि हमारा किडनी का जो काम है वो है शरीर में से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो कि यूरिया के फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर जाता है, उसको खून में से फिल्टर करके बाहर निकालना। अब किडनी फेल हो गई तो यूरिया का जो प्रमाण है आपके खून में वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सीरम यूरिया अगर आपका बढ़ चुका है, इसका मतलब आपकी किडनी कहीं ना कहीं खतरे में आ चुकी है। तीसरा, आपके ब्लड में खून में अगर एल्ब्यूमिन का प्रमाण अगर कम हो चुका है, क्योंकि जब किडनी फेल हो जाती है तो जब वो खून को फिल्टर कर रही है तो फिल्टर होते होते उसमें से एल्ब्यूमिन भी फिल्टर हो रहा है
और वो जो एल्ब्यूमिन है आपके मूत्र के द्वारा आपके जो पेशाब है उसमें से वो बाहर जा रहा है। तो यूरिन रूटीन में कई बार पेशेंट के हमें एल्ब्यूमिन देखने को मिलता है। एल्ब्यूमिन के अभी आपको 1+, 2+, 3+ ऐसा लिखा मिलेगा। यूरिन रूटीन में आपको एल्ब्यूमिन बढ़ा हुआ मिलेगा। यूरिन रूटीन में आपको पेशाब के अंदर जो है पस सेल्स बढ़े हुए मिलेंगे अगर ट्रॉमेटिक है या इन्फेक्शियस है तो। उसमें जो है कई बार पेशेंट में हमें शुगर भी देखने को मिल जाती है और साथ ही उसका जो अपीयरेंस है वो टर्बिड अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। एक धुंधली धुंधली सी जो है वो यूरिन पेशेंट की पास होती है। इसके अलावा पेशेंट में जो है लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें आरबीसी कहा जाता है वो भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर पेशेंट के यूरिन में अगर मौजूद है तो ये रीनल फेलियर की ओर इंडिकेशन करती है। पेशेंट का जो है खून में एल्ब्यूमिन कम हो जाना लेकिन यूरिन में बढ़ जाना रीनल फेलियर की ओर इंडिकेशन करता है। खासकर क्रिएटिनिन का बढ़ना और यूरिया का बढ़ना साथ में, ये अगर आपके अंदर है तो आप एक रीनल फेलियर के पेशेंट हो सकते हैं। तो ये सारे पेशेंट जो है हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, प्लस ये मॉनिटरिंग क्राइटेरिया भी है कि हम कैसे कहें कि कोई पेशेंट अगर ठीक हो रहा है तो सच में ठीक हो रहा है या नहीं। तो हम उसको मॉनिटर भी करते हैं कि उसका क्रिएटिनिन कम हो रहा है, उसका जो यूरिया है वो कम हो रहा है, उसकी यूरिन में से जो एल्ब्यूमिन है उसका जो परसेंटेज है वो कम हो चुका है, वो 3+ से 2+, 2+ से 1+, फिर ट्रेस तक चला जा रहा है, इसका मतलब वो पेशेंट ठीक भी हो रहा है। तो इसका जो है ये डायग्नोस्टिक्स और जिसे हम कहते हैं कि मॉनिटरिंग क्राइटेरिया भी इसको हम कह सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ केसेस डिस्कस करने वाला हूँ जिन्हें हमारे सेंटर पे हमने सक्सेसफुली ट्रीट किए हैं। उन्हीं में से जो है 2-3 केसेस मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें से एक केस जो है वो है एक्यूट रीनल फेलियर की, दूसरी क्रॉनिक रीनल फेलियर की है और तीसरी जो है ये टॉक्सिक रीनल फेलियर की रहेगी। तो चलिए सबसे पहले जो केस है हम बात करते हैं, ये है हमारी एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। इसमें जो है पेशेंट को हिस्ट्री थी हेवी ड्रिंकिंग की। जैसे हम देखते हैं कि देहातों में जो है मूनशाइन लिकर का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, जिसे हम हाथ भट्टी की दारू कहते हैं या फिर हाथ भट्टी की शराब जिसे हम कहते हैं। तो उसमें जो है कई बार आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में कि गांव की शराब पी के कई सारे लोगों की मौत हो गई। तो उसमें जो टॉक्सिन्स है तो ये पेशेंट की वो हिस्ट्री थी। इस कारण जो है पेशेंट को जो है एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट चला गया था। सडन 2-3 दिनों में जो है पेशेंट का क्रिएटिनिन 16 तक शूट हो गया था। जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि पेशेंट का जो ये रिपोर्ट है ये 10 जून का रिपोर्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, डेट को मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है, 10 जून 2022, 10 जून 2022। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पेशेंट का जो क्रिएटिनिन है ये 11.0 है। क्रिएटिनिन जो कि नॉर्मली 1.25 या 1.40 होना चाहिए, पेशेंट का 11 है, मतलब लगभग 6 से 7 गुना ज़्यादा जो है पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ चुका है। उसका जो है पोटेशियम लेवल जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके अलावा जो है पेशेंट का सीरम यूरिया जो है वो 124 तक चला गया है, जो कि अक्सर 40 के करीब करीब रहना चाहिए, 124 तक यहाँ चला गया है। तो ये जो पेशेंट है इसका 10 तारीख का ये रिपोर्ट है। फिर पेशेंट मुझे जो अप्रोच हुआ वो हुआ 11 जून 2022 को। पेशेंट ने मुझे अप्रोच किया यहाँ पर, यहाँ के एक डॉक्टर है उन्होंने रेफ़र किया था उन्हें। एक ही दिन में जो है पेशेंट का क्रिएटिनिन आप देख सकते हैं कि 10 तारीख को जो है 11 था, एक दिन में ही पेशेंट का जो क्रिएटिनिन है वो 16 के ऊपर शूट हो गया, 16 तक, 16.61 तक उसका बढ़ गया था। उसका जो एल्ब्यूमिन है ये खून में से कम हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डेट आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन करके रखी हुई है, 11 जून 2022 को पेशेंट का जो क्रिएटिनिन है वो 16.61 है। अब ये पेशेंट जब मेरे यहाँ आया तो एक बार मैं भी थोड़ा सा परेशान सा हो गया कि 16 क्रिएटिनिन वाले पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाए। बट जब पेशेंट ने कहा कि उसे डायलिसिस करना ही नहीं है, वो मरने को तैयार है, लेकिन उसने कहा कि मैं अब डायलिसिस नहीं करूँगा सर, जो होगा आप ही के यहाँ होगा। और फिर उसकी जो ट्रीटमेंट है हमने उससे कंसेंट वगैरह लेके उसकी ट्रीटमेंट शुरू करी। शुरू करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि 11 जून 2022 को उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 18 जून 2022, 18 जून 2022 मतलब ट्रीटमेंट शुरू करने के 7वें दिन ही
क्योंकि ये एक्यूट रीनल फेलियर का पेशेंट था। एक्यूट रीनल फेलियर के जो पेशेंट है अक्सर 2 से 3 महीने में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में थोड़ा सा हमें समय भी लगता है। तो एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट 2 से 3 महीने में पूरी तरह से स्वस्थ इसमें हो जाते हैं। इसका जो क्रिएटिनिन है 7 दिन में ही 16.61 से उतर कर 4.10 के ऊपर आ गया, 4.10 के ऊपर यहाँ आ गया। उसका यूरिया जो कि 124 था, 124 से 79 के ऊपर आ गया। लेकिन जैसे कि यहाँ उसे हमने कुछ डायूरेटिक्स भी दिए थे, डायूरेटिक्स की वजह से उसका जो अल्ब्यूमिन था उसका क्वांटिटी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आया। उसके बाद इस पेशेंट के जो है हमने डायूरेटिक्स बंद कर दिए सॉरी। फिर आप यहाँ देख सकते हैं वहाँ से 10 दिनों के बाद और मतलब ट्रीटमेंट शुरू करने के लगभग 18वें 19वें दिन, ट्रीटमेंट शुरू करने के 19 दिन में ही जो है पेशेंट का जो क्रिएटिनिन है वो 2.20 के ऊपर आ गया। उसके बाद उसका जो यूरिया है जो कि 124 चला गया था 37 के ऊपर यहाँ आ गया। तो ये उसके रिपोर्ट्स है। और साथ ही जो जैसे मैंने कहा था कि यूरिन के अंदर जो अल्ब्यूमिन जाता है उसका क्वांटिटी जैसे डबल ट्रिपल प्लस था, यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये ट्रिपल प्लस का था, ये ट्रिपल प्लस का था। ट्रिपल प्लस से सीधा उतर कर ये 1+ के ऊपर आ गया, मतलब यूरिन में से जो है अल्ब्यूमिन यहाँ कम हो गया। उसके बाद 1 महीने के लिए पेशेंट की और ट्रीटमेंट चली और 1 महीने के बाद पेशेंट का जो क्रिएटिन है 1.60 के ऊपर आ गया और उसका जो यूरिया है ये विद इन नॉर्मल रेंज मतलब 23 के ऊपर आ गया। और इसका जो अल्ब्यूमिन है अभी यहाँ ट्रेस में चला गया। ट्रेस का मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत कम, थोड़ा सा ही। तो यहाँ जो है हमने इस पेशेंट को एज ए हेल्दी पेशेंट के तौर पे डिक्लेयर करते हुए लगभग 1.5 महीने में जो है ये पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसके बाद उस पेशेंट के जो है हमने पूरे USG वगैरह सब करवा लिए इस तरीके से और यहाँ जो है पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसके बाद पेशेंट को किसी भी तरह के आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी केस को आप आगे देख सकते हैं कि किस तरह से इस पेशेंट के जो रिपोर्ट्स है उसमें कैसे बदलाव आए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा केस है ये हमारा एक्यूट रीनल फेलियर का केस है, जहाँ आप पेशेंट के रिपोर्ट्स में यहाँ देख सकते हैं कि पेशेंट का जो सीरम क्रिएटिनिन है वो 11 तक पहुँच चुका है, 11 तक पहुँच चुका है। पोटेशियम लेवल बढ़ चुका है। पेशेंट का जो सीरम यूरिया है ये 124 तक पहुँच चुका है। यहाँ आप पेशेंट की यूरिन रिपोर्ट को भी देख सकते हैं कि जहाँ यूरिन में जो है अल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, एपिथेलियल सेल्स यहाँ पेशेंट के यूरिन में प्रेजेंट है। और ये जो है पेशेंट का एक और रिपोर्ट है जो कि 10 जून 2022 का रिपोर्ट है। 10 जून 2022 की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पेशेंट का जो अल्ब्यूमिन लेवल है ये भी यहाँ फॉल हो रहा है। फिर ये 11 तारीख का रिपोर्ट आप देख सकते हैं। 11 जून का रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पेशेंट का क्रिएटिनिन है वो 16.61 तक यहाँ पहुँच चुका है। सोडियम लेवल जो है ये फॉल हो चुका है, क्योंकि जब भी किडनी फेलियर होता है तो इसमें सोडियम के लेवल जो है ये फॉल होना शुरू हो जाते हैं और पोटेशियम के लेवल जो है ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ सीरम पोटेशियम लेवल को देख सकते हैं कि ये 6.15 तक जो है ये पहुँच चुका है। और फिर यहाँ हमने जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया था 11 जून 2022, 11 जून 2022 को हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया। और उसके बाद आप रिपोर्ट में देख सकते हैं यहाँ कि ये जो रिपोर्ट है 18 जून मतलब लगभग 7 से 8 दिनों के बाद के रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पेशेंट का जो क्रिएटिनिन है ये 4.10 4.10 तक कम हो चुका था, जो कि 16 था, 16 से 4 तक नीचे आ गया। सीरम यूरिया जो कि 124 था वहां से वो 79 तक नीचे आ चुका है। फिर यहाँ पेशेंट को कुछ डायूरेटिक्स की वजह से पेशेंट का जो यूरिन एग्जामिनेशन है उसमें पेशेंट का अल्ब्यूमिन यहाँ थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट जो कंटिन्यू हुआ उसके बाद की रिपोर्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये है 30 जून 2022 का।
ट्रीटमेंट शुरू करने के लगभग 20 डेज मतलब 20 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि सीरम क्रिएटिनिन जो है वो 2.20 तक नीचे आ चुका है। सीरम यूरिया जो है अभी नॉर्मल रेंज में पेशेंट का आ चुका है। उसके बाद पेशेंट का जो यूरिन रिपोर्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि एल्ब्यूमिन जो है वो जहाँ ट्रिपल प्लस था वहाँ से वो सिंगल प्लस तक जो है यहाँ नीचे आ चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिपोर्ट हमने कराया था पेशेंट का वो था 1 अगस्त 2022 मतलब लगभग 1.5 महीने के बाद जो पेशेंट का रिपोर्ट है वो बताता है कि पेशेंट का क्रिएटिनिन जो है वो 16 से लेके 1.5 महीने में 1.60 तक नीचे आ चुका है। सोडियम लेवल जो है वो नॉर्मल हो चुका है। पोटेशियम लेवल जो है वो भी नॉर्मल हो चुका है। और पेशेंट का यूरिया भी जो है जो 124 था 124 था वहां से 23 तक नीचे आ चुका है। और यहाँ जो है हमने पेशेंट को पूरी तरह से स्वास्थ्य पूरी तरह से हेल्दी जो है डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ इसका एल्ब्यूमिन जो है ये भी ट्रेस में चला गया है। तो यहाँ जो है हमारा पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो चुका है। दूसरा जो केस है हमारा एक क्रॉनिक रीनल फेलियर का केस है जिसमें हमारा एक ओल्ड एज पेशेंट है जिसका एज है 72 ईयर्स 72 साल के हमारे पेशेंट है। और इन्होंने मुझे अप्रोच किया था 4 अक्टूबर 2022 4 अक्टूबर 2022 को पहली बार मेरे पास आए थे। किसी मल्टी स्पेशलिटी में पहले एडमिट थे जहां उन्हें डायलिसिस एडवाइस किया गया था, बट उन्होंने डायलिसिस करने की बजाय आयुर्वेदा में जाने का उनका डिसीजन था। और इन्होंने मुझे अप्रोच किया 4 अक्टूबर 2022 को, जहां मैंने उनके जो टेस्ट करवाए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इनका जो सीरम यूरिया है वो 164 तक बढ़ गया है, जो कि अक्सर 40 के करीब करीब होना चाहिए। ये 4 गुना इनका सीरम यूरिया जो है ये बढ़ चुका है। और आप यहाँ डेट को भी देख सकते हैं, ध्यान से देखें, आई होप आप देख रहे हैं। फिर उनका जो क्रिएटिनिन है वो लगभग 12.8 तक जो है इनका क्रिएटिनिन आ चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं 12.8 पे इनका क्रिएटिनिन है। लेकिन एक अच्छी बात मुझे जो थी इस पेशेंट में, जो पॉजिटिव चीज़ थी कि इनका जो एल्ब्यूमिन है वो बहुत कम था, मतलब यूरिन में जो है थोड़ा सा ही एल्ब्यूमिन जा रहा था। तो इनकी जो किडनीज थी एज़ पर द एग्जामिनेशन इनके जो सप्त धातु थे उसमें से काफ़ी सारे धातु इनके अच्छे से वेल डेवलप थे। भले ही पेशेंट अगर 72 ईयर्स का था लेकिन पेशेंट के जो धातु थे वो अभी भी अच्छे थे। इन्हें हमें सिर्फ अग्नि चिकित्सा देने की ज़रूरत पड़ी, इनकी अग्निवर्धक चिकित्सा हमें यहाँ इनको देनी पड़ी। इसके बाद इनका लगभग 1 महीने तक ट्रीटमेंट चला। 1 महीने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 अक्टूबर को इनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई थी। फिर उसके बाद 22 नवंबर 4 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर लगभग सवा महीने के बाद हमने देखा कि इनका जो यूरिया है वो 164 से 92 के ऊपर आ गया। और इनका जो क्रिएटिनिन है वो 9.1 के ऊपर यहाँ आ गया। इनका जो क्रिएटिनिन था वो 9.1 हो गया, जो कि 12 पॉइंट कुछ था। और वहाँ से ये सीधा 12.8 से लेके ये 9.1 के ऊपर आ गया। लगभग 4 से जो है इनका क्रिएटिनिन सवा महीने में कम हो गया। क्योंकि ये पेशेंट जो थे हमारे क्रॉनिक रीनल फेलियर के थे, इस कारण इनको रिजल्ट आने के लिए इनको थोड़ा सा समय लगता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट के लिए ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट लगभग 1 साल तक चल सकती है। वही एक्यूट के जो पेशेंट है लगभग 3 से 4 महीने में पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने देखा कि इनका जो एल्ब्यूमिन है ये पूरी तरह से कम हो गया था यहाँ पे। और उसके बाद लगभग इनकी ट्रीटमेंट और 2 महीने तक और इनकी ट्रीटमेंट चली। और रिसेंटली जो है इन्होंने 17 जनवरी 2023 मतलब 4 अक्टूबर 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी लगभग 4 महीने के बाद जब इन्होंने इनके जो टेस्ट करवाए, आप यहाँ डेट्स देख सकते हैं, इन्होंने इनके ही पहचान के एक लैब में इन्होंने करके देखे थे। तो इस डेट में अगर आप देख सकते हैं कि इनका जो एल्ब्यूमिन है ये 1+ के ऊपर ही आ गया है। और इनका जो सीरम क्रिएटिनिन है ये 5.86 के ऊपर आ गया, मतलब 12.8 से लेके 4 महीने में 5.86 के ऊपर इनका आ गया। और अभी भी ये जो पेशेंट है हमारे ऑनगोइंग पेशेंट है और मुझे उम्मीद है कि ये अगले 6 से 7 महीने में जो है और
ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे इसी स्पीड से अगर ये रिकवरी करते हैं तो ये 5.86 वाले जो है हमारे ऑनगोइंग पेशेंट है। तो इस तरीके से जो है हमारे क्रॉनिक रीनल फेलियर में हम रिजल्ट्स आयुर्वेदा में देख सकते हैं। इसी केस को जो है आप एक बार सभी रिपोर्ट्स को आगे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा ये जो केस है ये क्रॉनिक रीनल फेलियर का केस है, जहां पेशेंट जो है हमारा ओल्ड एज पेशेंट है, जिसमें पेशेंट के जो सप्त धातु है ये धीरे धीरे उनका क्षरण होता है, धीरे धीरे जो है सप्त धातु जो है ये कमजोर होने लगते हैं और पेशेंट के जो किडनी फंक्शन के जो रिपोर्ट्स है ये धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है। पेशेंट के जो किडनी का फंक्शन है ये धीरे धीरे हैम्पर होने लगता है। जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि 4 अक्टूबर 2022 को जो है पेशेंट का यूरिया जो है वो 164 तक बढ़ चुका है। पेशेंट का जो क्रिएटिनिन है ये 12.8 तक 12.8 तक जो है पेशेंट का क्रिएटिनिन जा चुका है। और यहाँ जो है हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया था और ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि 22 नवंबर 2022 मतलब ट्रीटमेंट शुरू करने के लगभग 1.5 महीने के बाद आप जो है पेशेंट के रिपोर्ट्स में यहाँ चेंजेस आप यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि ये जो केस है ये हमारा क्रॉनिक रीनल फेलियर का केस है, इसके लिए क्रॉनिक रीनल फेलियर के जो पेशेंट है उन्हें ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 1.5 महीने के बाद जो है पेशेंट के जो किडनी फंक्शन के वैल्यूज है वो चेंज होना शुरू हो चुके हैं, जहां पेशेंट का जो यूरिया है वो 92 तक नीचे आ चुका है और क्रिएटिनिन जो कि हमने देखा था कि 12.8 था वहां से वो कम होके वो वहां से फॉल होके वो 9.1 तक वो आ चुका है। यहाँ हमने पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो फिर कंटिन्यू करी है और वहां से लगभग और 1.5 से 2 महीने के बाद आप पेशेंट के जो रिपोर्ट्स है यहाँ देख सकते हैं। 17 जनवरी 2023 को आप पेशेंट की रिपोर्ट्स देख सकते हैं लगभग 2 महीने के बाद कि पेशेंट का जो एल्ब्यूमिन लेवल है वो भी यूरिन में से जो एल्ब्यूमिन पास हो रहा था वो लेवल भी यहाँ फॉल हो चुका है। और ये जो पेशेंट के रिपोर्ट्स है इसमें आप देख सकते हैं कि पेशेंट का जो क्रिएटिनिन है वो 5.86 तक नीचे आ चुका है, जो कि 12 था, 12 से 5 तक लगभग 3 महीने में वो आ चुका है। पेशेंट के जो सोडियम पोटेशियम के जो वैल्यूज है वो यहाँ बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं, कैल्शियम के वैल्यूज जो है वो यहाँ बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग 1 से 2 महीने के और ट्रीटमेंट के बाद जो है हमारे पेशेंट पूरी तरह से यहाँ स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे तीसरे जो पेशेंट है रिसेंटली हमारे सेंटर पे उनकी विजिट हुई है और ये जो पेशेंट है ये टॉक्सिक रीनल फेलियर के पेशेंट ये डायग्नोस हुए हैं। जैसे कि पेशेंट की हिस्ट्री बताती है कि उन्होंने काफ़ी सालों से जो है ये कुछ पेन किलर्स और कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह जो है इनका सेवन कर रहे थे और जिसके कारण इनके जो किडनीज़ है ये धीरे धीरे वो उसका जो फंक्शन है ये थोड़ा करते करते हैम्पर होता गया, कम होता गया और पेशेंट का जो क्रिएटिनिन था वो पहले 2 पे गया, फिर 3, 4, 5 करते करते लगभग पेशेंट का जो क्रिएटिनिन है ये 5.70 तक जो है ये क्रिएटिनिन पहुंच चुका था। ये जब आए थे 21 जनवरी 2023 आप यहाँ डेट देख सकते हैं और इनका जो क्रिएटिनिन है वो है 5.70। अब जो टॉक्सिक रीनल फेलियर के जो पेशेंट होते हैं इनमें जनरली हमें एल्ब्यूमिन का जो है एल्ब्यूमिन हमें नॉर्मली ब्लड में देखने को मिलता है और उनके जो यूरिन है उसमें से एल्ब्यूमिन पास नहीं होता है। इनका मोस्टली जो है सिर्फ क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है और यूरिया का जो लेवल है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इनका जो यूरिया है वो 144 तक इनका बढ़ चुका था और क्रिएटिनिन जो है वो 5.70 तक इनका जो है वो जा चुका था। इनके जो ट्रीटमेंट है हमने लगभग 25 जनवरी के करीब इनकी ट्रीटमेंट हमने शुरू करी और ट्रीटमेंट शुरू करने के 15 दिन के बाद 15 डेज़ के बाद जो है आप इनके रिज़ल्ट यहाँ देख सकते हैं। ये है टॉक्सिक रीनल फेलियर में 10 फरवरी 2022 10th ऑफ फरवरी 2022 को जो है इनका यूरिया जो है 144 से 72 पे आ गया और इनका जो क्रिएटिनिन है वो 4.74 पे चला गया। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, जैसे कि क्रॉनिक रीनल फेलियर और ये टॉक्सिक रीनल फेलियर ये दोनों भी पेशेंट जो है ये क्रॉनिक के ही है, भले ये टॉक्सिक है और ये जो है इनका किसी धातु क्षय के कारण इनको हुआ है।
लेकिन दोनों के दोनों पेशेंट जो है ये क्रॉनिक है, तो इनको भी रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा समय लगता है। ये भी जो है हमारे अभी ऑनगोइंग पेशेंट है, जो कि अगले 3 या 4 महीने में जो है हमारे यहाँ से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये रिसेंट रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी है, एक क्रॉनिक का भी मैंने आपको दिखाया और एक्यूट का भी मैंने आपको दिखा दिया। ये रिपोर्ट भी आप आगे यहाँ देख सकते हैं। ये रहा हमारा आज का तीसरा केस, जो कि जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा टॉक्सिक रीनल फेलियर का केस है। कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के कारण जो है पेशेंट का किडनी फंक्शन यहाँ कुछ हैम्पर हो गया था, कुछ प्रभावित हो गया था। और यहाँ पेशेंट के जो वैल्यूज़ है आप इन रिपोर्ट्स में यहाँ देख सकते हैं कि 21 जनवरी 2023 को जो है पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन जो है ये 5.70 तक जो है ये बढ़ चुका था। और पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट शुरू करने के लगभग 15 दिन के करीब जो है आप पेशेंट के रिपोर्ट्स में यहाँ चेंजेस देख सकते हैं कि पेशेंट का जो क्रिएटिनिन लेवल है ये 4.74 तक लगभग 1 से जो है अराउंड 15 दिनों में जो है ये क्रिएटिनिन कम हो चुका है। एक और केस मैं आप लोगों के साथ यहाँ दिखाना चाहता हूँ। एक और केस हमारा क्रॉनिक रीनल फेलियर का, जो कि अभी हमारे यहाँ ऑनगोइंग है। आप पेशेंट के रिपोर्ट्स में देख सकते हैं कि 14 फरवरी 2023 14 फरवरी 2023 को आप यहाँ देख सकते हैं कि पेशेंट का जो यूरिया लेवल है ये 218 तक जो है पेशेंट का बढ़ चुका है। पेशेंट का जो क्रिएटिनिन था, पेशेंट ने भेजा था मुझे लगभग 15 के करीब पेशेंट का जो है वो क्रिएटिनिन भी वहाँ बढ़ चुका था। पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन है वो भी यहाँ फॉल होता हुआ आप देख सकते हैं, 7.7 तक जो है पेशेंट का हीमोग्लोबिन आ चुका था। ट्रीटमेंट शुरू करने के लगभग 15 से 20 दिनों के बाद के जो रिपोर्ट्स है आप यहाँ देख सकते हैं। 2 मार्च 2023 के जो रिपोर्ट्स है इसमें पेशेंट का हीमोग्लोबिन भी बढ़ चुका है। और साथ ही जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि पेशेंट का जो यूरिया का लेवल है वो भी अभी फॉल होने लगा है। यूरिया जो है पेशेंट का कम होने लगा है। क्रिएटिनिन भी पेशेंट का जो है वो यहाँ कम हो चुका था। यूरिया आप देख सकते हैं कि 195 तक जो है पेशेंट का यूरिया ये फॉल हो चुका है। अभी ये जो पेशेंट है हमारे ऑनगोइंग पेशेंट है, मैं जस्ट आपको इसे दिखा रहा हूँ। तो ये था हमारे रीनल फेलियर के बारे में, हमारे किडनी फेलियर के बारे में, कि कैसे हमारे एक्यूट हो, चाहे टॉक्सिक हो, चाहे क्रॉनिक हो, आयुर्वेदा के अंदर जो है, आयुर्वेद शास्त्र के अंदर जो है रीनल फेलियर के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है, बशर्ते कि पेशेंट एक बार स्वयं जो है डॉक्टर को आके मिले, अपनी प्रकृति का एक अच्छे से परीक्षण करवाए, सप्त धातु का परीक्षण करे। उस हिसाब से जो पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती है, रेगुलर फॉलोअप रखें, रेगुलर दवाइयाँ आप लीजिए। उसके साथ जो आपको लाइफस्टाइल एडवाइस दी जाती है, आपको जो आहार विहार संबंधी जो भी मार्गदर्शन यहाँ से दिया जाता है, जो डाइट चार्ट्स दी जाती है, उनको अगर आप सही से अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जो है आप डायलिसिस से बच सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट से आप बच सकते हैं। और इवन अगर आप एक ऑनगोइंग डायलिसिस के भी अगर पेशेंट आप हैं तो भी जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा आपको ज़रूर मदद कर सकती है। इस विषय में अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं, आपके आजू बाजू में, आपके घर में कोई अगर किडनी फेलियर के मरीज़ है जिनके बारे में अगर आप कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं, उनकी सहायता के लिए अगर आप कुछ कॉल करके अगर कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कोई उनके बारे में प्रश्न है, आपकी कुछ शंकाएं हैं, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आखिरी में दिया हुआ है। एक सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपा करके मुझे फ़ोन के ऊपर किडनी फेलियर की दवाइयाँ ना पूछे, क्योंकि आयुर्वेद में जो है एज सच कोई मेडिसिन किडनी फेलियर के लिए नहीं है। आयुर्वेद में जो है हमें सबसे पहले पेशेंट का पूरी तरह से अच्छे से उसका परीक्षण करके उसके प्रकृति धातु सारत्व के हिसाब से मेडिसिन बनाकर उसको देने होते हैं। हम लोग पहले पेशेंट का परीक्षण करके उन दवाइयों को जो हम हमारे सेंटर पे बनाते हैं, उन दवाइयों को हम पेशेंट को देते हैं। इसलिए उनके नाम बता भी दूँ तो भी उसका फ़ायदा नहीं हो पाएगा, इसलिए कृपया करके नाम ना पूछे। लेकिन हाँ, पेशेंट के आप जो स्थिति है उसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं, पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे की जाए, क्या पेशेंट आयुर्वेदा में ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ऐसे जो भी आपके प्रश्न होते हैं, अगर आप स्वयं किडनी के पेशेंट हैं या आपके घर में कोई पेशेंट है, उनके बारे में अगर आप कोई भी सहायता चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप हमारे सेंटर पे विज़िट कर सकते हैं। मेरा सेंटर का नाम, एड्रेस,
मोबाइल नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस वीडियो के आखिरी में भी मेरा नंबर है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।